के वो एक बार रिवाइज करेंगे। मुझे पता है आप सभी को ये पता है। सो एक बार हम बस जो बेसिक ब्लॉकचेन प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। उसके बाद ब्लॉकचेन के बहुत सारे जो एग्जांपल है, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डोमेन में ब्लॉकचेन यूज होता है। उसमें से एक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पूरी दुनिया में कौन से अलग से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, लोग वो यूज कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। सप्लाई चेन के अलावा और कुछ भी जो ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट है इंडिया में और बाहरी देशों में, सो कौन से प्रोजेक्ट्स है वो हम देखेंगे। और फिर कौन से अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आगे चलकर अवेलेबल है वो हम देखेंगे। सो ब्लॉकचेन, yes, so blockchain basically, blockchain is a decentralized, immutable, append-only public ledger, right? So ये एक सिस्टम है और उस सिस्टम में उसके बहुत सारे खुद की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ओके, सो उसका एक एडवांटेज है, डिसेंट्रलाइज है, इसका मतलब किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संस्था का इस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं होता है, राइट? कोई भी कहीं से भी इस सिस्टम में कभी भी ज्वाइन हो सकता है और उस सिस्टम का पार्ट बन सकता है। और इस सिस्टम में, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम में, जो कुछ भी हम बोलेंगे, जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारे इम्यूटेबल है, राइट? इम्यूटेबल मतलब कि वो कभी भी कोई भी वो मिटा नहीं पाएगा। अगर मैं किसी से कुछ बात कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ मैसेज कन्वे कर रही हूँ, तो वो मैसेज परमानेंटली सिस्टम में लॉक हो जाएगा। वो कभी भी कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, वो मिटा नहीं पाएगा। इसी का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन, जो भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन सिस्टम द्वारा होंगे, वो सारे इम्यूटेबल है। और वो जो सारे ट्रांजैक्शन है ना, वो सारे हमेशा एट द एंड ऐड होते जाएंगे। मतलब हमेशा रिकॉर्ड में नीचे नीचे वो ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले किसने क्या बोला था, उसके बाद किसने उसके ऊपर क्या बोला है, कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारा उस पर विजिबल रहेगा। और ये सबको ही विजिबल रहेगा एट अ टाइम। इसका मतलब ये एक पब्लिक लेजर है, राइट? सो इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन में जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, वो सभी को सेम टाइम पे पता है। कोई भी किसी का कम्युनिकेशन या कोई भी ट्रांजैक्शन कोई कभी डिलीट नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। इसकी वजह से वो सिक्योर है। किसी दो व्यक्तियों को अगर आपस में कुछ बात करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ ट्रांजैक्शन करना है, सो वो कर सकते हैं। सो पीयर टू पीयर मतलब दो व्यक्तियों के बीच में वो ट्रांजैक्शन हो सकता है। सो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन कोई भी दो व्यक्ति कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और वो मतलब बाकी लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिक्योर भी है साइमल्टेनियसली, सेम टाइम वो सब मैसेज सिक्योर भी है। सो ब्लॉकचेन में ये सारे प्रॉपर्टीज है। और इसी वजह से ब्लॉकचेन में हमें किसी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। जो कोई एक सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी कोई है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी सिस्टम ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? सो ये सारे बेसिक्स आपने सभी लोगों ने सीखे हैं, आप लोग को सभी को ये पता है, राइट? तो आज हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन के बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस। सो सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन सभी को पता होगा, राइट? बिटकॉइन ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन के वजह से ही इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। Ma'am, I'm हेलो, sorry, ma'am. यस, हाँ हाँ। Ma'am, yes, sorry. Actually, the slides are not moving. It's showing the first हाँ, slide only. अभी ओके, मैं अभी सेकेंड स्लाइड पे आई हूँ। ब्लॉकचेन स्लाइड दिखाई दे रही है? कौन सी स्लाइड है आपके सामने, आप बताएंगे? क्योंकि मेरे यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि स्लाइड शेयर है। हाँ, बट वो पहला स्लाइड पे ही है, मैम. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से एक बार शेयरिंग स्टॉप करके करती हूँ, मुझे बताना प्लीज। हाँ, हाँ. जी, अभी
अभी दिख रहा है? स्लाइड नंबर 4 पे यस हूँ मैम, मैं। अभी देखिए। स्लाइड 4 दिख रही है ना? यस ओके, यस यस अगर मैम। कुछ प्रॉब्लम है बीच में तो प्लीज यस मुझे इन्फॉर्म कीजिए। सो हाँ, यस यस बिटकॉइन। सो बिटकॉइन ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, और बिटकॉइन की वजह से ही एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हुई, राइट? लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये एक ही एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन का, बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी देखते हैं, मतलब 2008 में सतोशी नाकामोटो ने जब ये पेपर पब्लिश किया, सो उसका बेसिक पर्पस था कि पीयर टू पीयर कैश, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफॉर्म होगी, वो उसके ऊपर उसने ये पेपर बनाया था। लेकिन उस पेपर में कहीं पे भी ब्लॉकचेन ये वर्ड का यूज नहीं था। बस जो अभी जो हमारी करेंसी है, अभी जो हम जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके जो कुछ भी ड्रॉबैक है, वो ओवरकम करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन ये सजेस्ट किया था। लेकिन ये बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ये एक एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी पावरफुल है कि इसके बहुत ज्यादा अलग अलग डोमेन में एप्लीकेशन हो सकते हैं। ये बाद में लोगों को समझ में आया। और अभी अगर हम देखते हैं, जैसे ही इथेरियम आया, और इथेरियम से जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, सो उसके वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस हुई, और अलग अलग एप्लीकेशन में ये टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। ओके, सो ई गवर्नेंस में भी ब्लॉकचेन बहुत बार यूज हो रहा है, बहुत प्रोजेक्ट उस पे चल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ब्लॉकचेन सिस्टम पे अगर वो है, तो जो कुछ भी कम्युनिकेशन होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है। और यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी या किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। इसके वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में यूज हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड विजिबल है क्या? ब्लॉकचेन अडॉप्टेशन, मुझे कोई प्लीज बताएगा? यस, स्लाइड Yes, ma'am. नेक्स्ट यस स्लाइड। यस ओके, यस, थैंक यू। सो अभी कौन से सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई है या उसका यूज हो रहा है? So healthcare system, right? Healthcare system में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। हम एक आगे जाके एप्लीकेशन देखने वाले हैं फाइजर का, जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। स्मार्ट सिटी भी हम डिटेल में देखेंगे। एनर्जी सेक्टर, सप्लाई चेन, बिजनेस, हाँ, बहुत सारे IoT रिलेटेड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड प्रोजेक्ट अभी ब्लॉकचेन में चल रहे हैं। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, वहां पे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। फिर डिजिटल कंटेंट, जो भी हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, कॉपीराइट, IPR, या फिर बाकी कोई भी जो डिजिटल कंटेंट है वो अगर सिक्योर करना है, तो उसके लिए ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर में चल रहे हैं। इवन इंडिया का जो सबसे पहला CBDC का प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, वो बेसिकली जो हमारे फार्मर्स है, किसान है, उनके लिए हुआ है। सो ऐसे ब्लॉकचेन का अडॉप्टेशन है ना, बहुत अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है। इसमें से ये कुछ सेक्टर्स है, और बाकी मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हम अभी डिटेल में भी देखेंगे। ओके, सो हम सप्लाई चेन से स्टार्ट करते हैं। सो सप्लाई चेन क्या है पता है सब लोगों को? सो सप्लाई चेन बेसिकली, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, ओके, कंसिडर करो कि खेती के ऊपर कोई प्रोडक्ट बन रहा है। सो खेती में जो प्रोडक्ट पहले आ रहा है खेती से, ओके, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी कुछ आ रहा है, उस पे जाके आगे प्रोसेस होके एक्चुअल जो अलग कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, वो हमारा एंड कस्टमर ले रहा है। सो एंड कस्टमर के हाथ में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, वो बहुत अलग अलग प्रोसेसेस से जाता है। ओके, और वो सब मॉनिटर होता है यूजिंग सप्लाई चेन। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि कंसिडर करो कि फार्म है, फार्म में से एप्पल्स आ रहे हैं, और वो एप्पल से अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाएंगे, और उसका जूस, जैम, एप्पल पाई, केक्स, वॉट अलग अलग प्रोडक्ट्स उस एप्पल से बनेंगे। ओके, लेकिन उसमें क्या चीजें हैं? बेसिकली फार्मर्स से उनके खेत में जाके उन्होंने जो
किया है, प्रोड्यूस किया है, वो तो पहले लेना है, वो कलेक्ट करना है, वो कोई तो भी एक पर्सन रहेगा, वो सब वो कलेक्ट करेगा, राइट? फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा, जहाँ पे भी उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, उस इंडस्ट्रीज़ में वो जाएँगे, ओके? सो वो जो सारे एप्पल्स है, वो उस इंडस्ट्रीज़ में जाएँगे, वहाँ पे वो चेक होंगे कि एप्पल की क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने हैं, उससे हम क्या-क्या बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो आगे जाएँगे। एग्ज़ैक्ट पर्टिकुलर अगर उसका जैम बनाना है, जूस बनाना है, अलग-अलग सेक्टर में जाएगा। इसके ऊपर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फिर वो प्रोडक्ट बनेंगे और फिर वो पैक होकर फिर से एक्चुअल फाइनल बेचने के लिए वो कंपनी रेडी रहेगी। तो फिर से अलग में बीच में ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स आएँगे, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ आएँगे, वो जो फाइनल कंपनी में वो प्रोडक्ट बनाया है, वो वहाँ से जाके जो रिटेलर है, जो पर्टिकुलर एरिया में है, गाँव में है, ओके, वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे वो मतलब जो शॉप्स है, वहाँ पे रखेंगे और वहाँ से फाइनल जो एंड कस्टमर है, वो वहाँ से वो सारे प्रोडक्ट्स लेंगे। राइट? सो ये हुई पूरी सप्लाई चेन। मतलब फार्मर वो जो भी फ्रूट्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है और तब से जाकर जो एंड कस्टमर है उसके हाथ में, उसके ऊपर उससे रिलेटेड वो जो प्रोडक्ट है उसके हाथ में आ रहे। सो इस प्रोसेस के दरमियान बहुत सारे अलग अलग पर्सन, एजेंसीज, कंपनीज बीच में आते हैं, राइट? और सबका इसमें कुछ ना कुछ रोल है। तो ये सारे जो अलग-अलग जो हमने बताए, वो जो बीच में एजेंसीज़ आ रहे, वो सब एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड है, राइट? और वो अलग-अलग भी हो सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि किसी एक ही कंपनी के सारे वो मेंबर्स हैं। वो अलग-अलग कंपनीज़ के भी पार्ट हो सकते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ एक-दूसरे से यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फार्मर से सब कलेक्ट कर रहा है, वो कोई अलग एक पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, राइट? वो फिर सारे फार्मर्स लोकल प्रोडक्ट वहां से लेगा और फिर किसी कंपनी में भेजेगा। जब किसी कंपनी में वो भेजेगा तब उसे किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एजेंसी फिर अलग कोई कंपनी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाने वाला कोई और हो सकता है। वहां से जब फाइनल कंपनी में आएगा, कंपनी यहाँ पे एक कंपनी हो सकती है, अलग अलग कंपनीज हो सकती है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, वहां पे बहुत सारे अलग अलग मैनेजर्स रहेंगे, वो ये सब काम करेंगे। जब फाइनल प्रोडक्ट कुछ बनेगा उसके बाद भी वो जब रिटेलर के पास जाएगा, फिर से ट्रांसपोर्ट कंपनी वहां पे बीच में आएगी। सो जब फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है ना, बीच में इतने सारे पर्सन कंपनीज आ रहे और वो सबको एक साथ में कोलैबोरेट करना है, काम करना है। क्यों? क्योंकि फाइनल जो हमारा कस्टमर जो है, एंड कंज्यूमर जो है, उसे वो प्रोडक्ट अच्छे से मिलना चाहिए, ऑन टाइम मिलना चाहिए, कम प्राइस में मिलना चाहिए, राइट? सो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होते हैं सप्लाई चेन के। और यहाँ पे बहुत अलग-अलग एजेंसीज इन्वॉल्व है। सो ये अलग-अलग एजेंसीज एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और यहाँ पे कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। जो कुछ भी होने वाला है, वो ऑटोमैटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वजह से होगा, राइट? उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो सब डिपेंड रहेगा। जो कुछ भी किसी को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसने किससे क्या लिया, कब लिया, कितने क्वांटिटी में लिया, ये सारा रिकॉर्ड ऑटोमैटिक स्टोर होते जाएगा। सो ये है बेसिकली सप्लाई चेन और सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन का रोल ये है, जो भी कम्युनिकेशन किसी के साथ होने वाला है, वो सारा कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड रहेगा, ओके? और वो रिकॉर्डेड होगा आपके ब्लॉकचेन के ऊपर। जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उससे रिलेटेड कोड रहेगा और ये कोड ऑटो एग्जीक्यूट होता है। जब भी कोई कंडीशन अगर होती है, तब वो कोड ऑटो एग्जीक्यूट होता है। सो अलग-अलग रोल्स के लिए अलग-अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, फंक्शंस ट्रिगर्ड होंगे और वो ऑटो एग्जीक्यूट होंगे। सो जनरली ऐसे होता है। ओके? सो सप्लाई चेन मुझे लगता है सबको शायद सप्लाई चेन की आइडिया आई है कि सप्लाई चेन क्या है? यस? कोई भी मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि सप्लाई चेन क्या है? वो समझा है किसी मतलब आपको बेसिक आइडिया आई है, तो फिर अलग-अलग जो सप्लाई चेन्स है ना, वो हम देखेंगे।
ओके, सो एक सप्लाई चेन का एक एग्जांपल है यूपीएस, यूनाइटेड पार्सल सर्विस। अभी ये ना बहुत बड़ी कंपनी है यूएसए में, अमेरिका में, जो बेसिकली पार्सल सर्विस देती है। और पार्सल सर्विस है तो फिर बहुत बड़ी कंपनी है, तो फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कुछ पार्सल लेके जाना है, एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में पार्सल लेके जाना है। अभी वो पार्सल में कुछ भी आइटम हो सकता है, वो बहुत कॉस्टली भी हो सकता है। कंपनी से अगर है तो उसकी साइज भी बहुत बड़ी हो सकती है, या फिर छोटे अगर पार्सल्स है तो वो भी, मतलब सारे टाइप के पार्सल सिस्टम सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये जो है सारे जो पार्सल है एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, तो उसका सारा ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली ये ब्लॉकचेन के ऊपर अभी कर रहे हैं। सो पार्सल सिस्टम में, पार्सल सर्विसेज में ब्लॉकचेन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और वो यूज हो रहा है। सो इसका मतलब ब्लॉकचेन पे ये प्लेटफॉर्म आने से क्या हुआ है, जो भी ट्रांसपेरेंसी थी ना, मतलब पार्सल कलेक्ट किया है और अभी वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसका ट्रैकिंग पॉसिबल है। फाइनल जो जिसे देना था पार्सल, उसे वो मिला है या नहीं मिला है, अगर मिला है तो कब मिला है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी रिकॉर्ड हो रही है ब्लॉकचेन पे। ओके, और जो भी उससे रिलेटेड पेमेंट है वो पेमेंट ऑटोमेटिकली हो रहे, राइट। और ये सारे प्रोसेस है ना ऑटोमेटिकली हो रही है, और अभी करंटली क्या हो रहा है ये सबको पता है। सो थर्ड पार्टी की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट ऑन द स्पॉट अवेलेबल है बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, सो पार्सल सिस्टम में पार्सल से रिलेटेड अगर सप्लाई चेन है तो वहां पे ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, राइट। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी फूड कंपनी है इन अमेरिका। सो वॉलमार्ट जितना बड़ा नाम, वैसे उसके प्रोडक्ट होते। वॉलमार्ट वॉलमार्ट में एक बहुत रिपीटेड कंप्लेंट आ रही थी, जो मैंगोज वो सेल कर रहे थे वो मैंगोज खराब हो रहे, और ऐसी कंप्लेंट वॉलमार्ट के पास बार बार आ रही थी। सो उन्होंने वो प्रॉब्लम, क्या कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉलमार्ट तो बहुत बड़ा है और बहुत अलग अलग जगह पे वो उसके फूड वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे कब प्रॉब्लम हो रहा है वो ट्रेस करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। सो उसके लिए उन्हें बहुत सारे दिन भी लगे, और मैंगो या फिर फूड जो कोई भी है जो जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ऐसे चीजों में हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और वॉलमार्ट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो ट्रेस करने के लिए भी 7 डेज लग रहे थे। तो उन्होंने इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सो वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट ने अप्रोच किया आईबीएम को। आईबीएम ने फिर उनको सॉल्यूशन दिया, और वो सॉल्यूशन था वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड था। जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया उसमें ये था कि जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस, जो कुछ भी सब होगा वो ब्लॉकचेन थ्रू होगा। सो सप्लाई चेन बेसिकली, मैंगो जब सप्लाई हो रहा है, मैंगो जब फार्मर से कलेक्ट हो रहा है, वहां से फाइनल एंड यूजर जो है, जो कोई भी वो कंज्यूम करना चाहता है मैंगोज जिसके हाथ में जाएगा, वहां तक की सारी प्रोसेस उन्होंने कैप्चर की, और वो सारे रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। सो आईबीएम ने ये सॉल्यूशन उनको दिया, और अगर अभी आप देखते हो तो आईबीएम वॉलमार्ट के जो सारे फूड प्रोडक्ट जो डिलीवर हो रहे, उसका सारा ये ट्रैकिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो आईबीएम ने उन्हें हाइपरलेजर ये प्राइवेट ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। सो उसके ऊपर उन्हें एक सॉल्यूशन दिया, और वो सॉल्यूशन करंटली वॉलमार्ट अभी यूज कर रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट वॉलमार्ट से ले रही हूँ, और वो प्रोडक्ट अगर मैं देखती हूँ, तो वो प्रोडक्ट कहाँ से मेरे पास आया है, उसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ है, उसके ऊपर उस पे क्या-क्या ऑपरेशंस हुए हैं, वो सब मुझे इजीली पता चलेगा। और मुझे ही नहीं, अगर मैं
कंप्लेंट करती हूँ, मेरे पास जो आया है पैकेट वो अगर खराब है और मैं उसकी कंप्लेंट करती हूँ, तो विद इन 2.2 सेकेंड ये ट्रेस होता है कि वो प्रोडक्ट पूरे सप्लाई चेन में, पूरे उसके ट्रांजिशन में कहाँ पे डैमेज हुआ है या फिर कहाँ पे उसे ज्यादा टाइम लगा है, कहाँ पे जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम है, किसकी गलती है, बेसिकली ये इजीली फाइंड आउट हो रहा है। सो वॉलमार्ट ने उनका जो पूरा जो था ना सप्लाई चेन, वो पूरा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट किया है और वो यूज कर रहे हैं उसके लिए हाइपरलेजर। ओके, सो इसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली जो उनकी क्वालिटी थी ना, फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी, मतलब एंड यूजर को अच्छा ही फूड मिलना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो सब पॉसिबल हुआ उसके वजह से। और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम ट्रेस भी इजीली हो पा रहा है इसके वजह से। और उसका एक फायदा ये भी हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो रहा है तो वो भी ट्रेस हो रहा है कि ज्यादा वेस्ट ना हो। अगर कुछ प्रोडक्ट खराब होने वाला है तो वो भी उसमें उसके ऊपर कुछ अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करके जो वेस्ट रिडक्शन है दैट कैन बी मिनिमाइज्ड। सो ये सारे ऑपरेशंस पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है क्योंकि वॉलमार्ट में सब उनका पूरा सप्लाई चेन ही शिफ्ट किया ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट। सो फूड फूड टेक्नोलॉजी में भी ब्लॉकचेन यूज हो सकता है, राइट। एक और एग्जांपल है इसका, बम्बल बी। सो बम्बल बी ये भी एक बहुत फेमस सी फूड सप्लाई करने वाली कंपनी है। बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो भी फिशर्स होते हैं वो जाके वो समंदर में से जाकर फिशेस उसे वो कलेक्ट करते हैं, कैच करते हैं, राइट। और वहां से बम्बल बी बेसिकली सी फूड प्रोवाइड करने वाली बहुत बड़ी नॉर्थ अमेरिका की कंपनी है। और उसके जो सी प्रोडक्ट है, वो सी फूड प्रोडक्ट है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस और वो एक्सपोर्ट भी होते हैं वहां पे। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबल है जो भी मतलब वो उन्होंने फूड प्रोड्यूस किया है, जो भी सी फूड जो वो बाहर भेज रहे हैं, वो शायद वहां पे पहुंचते पहुंचते खराब हो जाए, राइट, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए पॉसिबल है। तो फिर वो सब मैनेज करने के लिए उन्होंने उनकी जो पूरी सप्लाई चेन है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट की है। ओके, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं से भी समंदर में कहाँ से कौन से कम्युनिटी में वो फिश कैच किए हैं, उसके बाद कौन से टेम्परेचर में वो स्टोर हुए हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में। कंसिडर करो अगर यहाँ कहीं पे फिश कैच किया है तो वहां से जो नियरेस्ट उनका सेंटर है वहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, वहां तक जाने के लिए जो कुछ भी कंडीशंस है, टेम्परेचर वगैरह जो मॉनिटर करना चाहिए वो फॉलो हो रहा है क्या। उसके बाद उस सेंटर में जाने के बाद वहां पे अगर उस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और वहां से फिर वो चाहिए और भेजना है, तो वो सब वहां पे ये सब चीजें मॉनिटर होती है ब्लॉकचेन की वजह से। क्यों? क्योंकि पूरी सप्लाई चेन ही ब्लॉकचेन पे है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक डेमो देखा था जिसमें अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो वो प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड है। वो क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करते हो ना तो पूरे जर्नी वो दिखाते हैं, मतलब समंदर में एग्जैक्ट कौन से लोकेशन पे किसने वो फिश कैच किया है, उसके बाद कौन से टेम्परेचर में वो रखा गया था, कितने दिन रखा था, वहां से वो कहाँ पे गया, फिर पैकेजिंग उसका किसने किया, फिर बाहर से वो जहाँ कहीं पे भी एक्सपोर्ट हुआ है वो कैसे हुआ, सारी पूरी जर्नी वो इजीली, मतलब वो क्यूआर कोड स्कैन करो और उसकी पूरी जर्नी देखो। और यहाँ पे फिर पता भी चलता है कि अगर कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो किसने नहीं किया और किसके वजह से वो प्रोडक्ट अगर खराब हुआ है तो किसके वजह से वो हुआ है, वो भी इसे यहाँ पे इजीली पता चलता है। सो बम्बल बी एक बड़ी कंपनी है, वो उनकी सप्लाई चेन अभी पूरी ब्लॉकचेन पे है, राइट। उसके बाद अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं, फोर्ड फोर्ड नाम सबने सुना होगा, राइट। फोर्ड बेसिकली उनके कार्स
फेमस है। अभी एक कार बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्पेयर पार्ट लगते हैं, और नेसेसरी नहीं है कि जो कंपनी वो कार बना रही है उसमें लगने वाले सारे के सारे स्पेयर पार्ट वो कंपनी खुद प्रोड्यूस करे और वही जगह पे, राइट? ये पॉसिबल भी नहीं है, और सारे के सारे स्पेयर पार्ट कोई कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर भी नहीं करता है, राइट? हो सकता है कि किसी कंपनी को कुछ स्पेयर पार्ट किसी और कंपनी से लेने हैं जो किसी और जगह से आएंगे, राइट? सो फोर्ड, फोर्ड भी एक फेमस नाम है, यूएस बेस्ड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और उनके कार्स बहुत फेमस है। तो उसमें भी कार के लिए जो भी सारे बाकी स्पेयर पार्ट लगने वाले हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से कंट्री से, कौन से जगह से, कब आ रहे, और जो भी सारे पार्ट आ रहे, वो सारा ट्रैक होता है using blockchain. So Ford is also using a blockchain for its supply chain. अभी ये सारे एग्जांपल्स जो हमने सप्लाई चेन के देखे, अलग अलग सेक्टर में से देखे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से देखा, देन फूड सेक्टर में से देखा, एग्रीकल्चर सेक्टर में से देखा, वैसे ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। फाइजर, फाइजर का नाम सुना होगा, कोविड में फाइजर के वैक्सीन बहुत लोगों ने लिए भी है, राइट? So, Pfizer basically it is a pharmaceutical company. उनके जो भी मेडिसिन ड्रग्स जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। ओके, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो मेडिसिन हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हैं, उनको रखने के लिए रेफ्रिजरेटर या फिर अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और नेसेसरी नहीं है कि वो जो मेडिसिन है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो वो ये सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं या किए जाते ही होंगे, वो अगर सब चेक करना है, ओके, तो फिर उसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम चाहिए, ओके, और ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसी सिस्टम ऑलरेडी बनाई है फाइजर ने, और फाइजर वो यूज भी कर रहा है। सो उसके वजह से क्या हुआ, जो भी मेडिसिन ड्रग किसी पेशेंट को दिया जा रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक कर पाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, को एक मेडिसिन जो बहुत कॉस्टली है और जो बहुत दूर से मेरे पास आ रहा है, ओके, सो कंसिडर करो दिल्ली से वो मेडिसिन अगर आ रहा है, लेकिन दिल्ली से आप जहाँ पे रहते हो, दिल्ली से भोपाल पे सपोज वो मेडिसिन आ रहा है, सो दिल्ली से भोपाल में अगर वो आ रहा है, तो जो भी सारे उसके नॉर्म्स है ना कि 0 टेम्परेचर पे ही वो अगर स्टोर करना चाहिए, ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कैसे ट्रैक किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा? उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए, और अगर वो टेम्परेचर फॉलो नहीं होता है, तो शायद उस मेडिसिन की वैल्यू कम हो जाए। वैल्यू इन द सेंस, जिस वो मेडिसिन लेने के बाद उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो इतना इफेक्ट ना आए, जबकि उस मेडिसिन के लिए हमने तो बहुत सारा पैसा पे भी किया है। ओके, तो इसकी ऑथेंटिसिटी हमें पता नहीं चल रही है, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। जो कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट ला के देगा हम यूज करेंगे, लेकिन हमने उस मेडिसिन के लिए जितने पे किए, जितना पैसा हमने दिया है, हमें नहीं पता है उतने पैसे की वैल्यू, उतना वैसे ही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही मेडिसिन, वैसे ही उतना ही ऑथेंटिकेट मेडिसिन हमें मिल रहा है, ये हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही फ्रेजर शिफ्ट हुआ ब्लॉकचेन पे, अभी ये पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हमने बाकी यूज केसेस में भी देखा कि हम पूरा सब ट्रेस कर पाते हैं कि जो सारे नॉर्म्स जो फॉलो करने चाहिए वो यहाँ पे जो मेडिसिन हमें मिल रहा है उसमें भी फॉलो हुए हैं या नहीं, और कहीं पे भी अगर ये फॉलो नहीं हुआ है तो हम वहां पे क्लेम कर सकते हैं, राइट? सो ये सारे फायदे एक्चुअली उसके हैं। सो फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और उसकी भी सप्लाई चेन अभी करंटली ब्लॉकचेन पे है, ओके। सो अलग अलग हमने एग्जाम्पल दिखे, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल तो बाहर के कंट्री में होंगे। आप बोल रहे होंगे कि हमारे इंडिया में ऐसे कुछ है। यस, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सप्लाई चेन वाले, ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन वाले सिस्टम्स अवेलेबल है। अभी मिंत्रा, मिंत्रा का नाम आपने सुना होगा, राइट? सो मिंत्रा एक इंडिया की बहुत बड़ी ऑनलाइन फैशन स्टोर है।
मिंत्रा में से आप लोगों ने ऑर्डर भी किए होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट। ओके, सो मिंत्रा ने अभी जस्ट अनाउंस किया है कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो सब अभी मतलब ब्लॉकचेन पे वो उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। सो स्टार्टिंग मतलब अगर आप कोई ड्रेस मिंत्रा से ऑर्डर कर रहे हो तो आपको कुछ ही दिनों में आपको आप सब वो देख पाओगे कि उस ड्रेस के लिए लगने वाला जो फैब्रिक है, जो थ्रेड है वो कहाँ से आया है, फिर वो ड्रेस कहाँ पे, अगर आप ये पूरा देखते हो तो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो फैब्रिक कहाँ से आया है, फैब्रिक का वेंडर कौन था, फिर वो फैब्रिक मतलब स्टिच करने से पहले वॉश हुआ है, नहीं हुआ है, फिर किसने उसे स्टिच किया है, फिर उसके बाद जब वो स्टिच हुआ होगा, वो ड्रेस बना है, तब उसके ऊपर आयरनिंग, वॉशिंग ये सारे ऑपरेशंस हुए हैं। उसके बाद किसने ऑर्डर किया है, तब वो जो ट्रैवल हो रहा है, तो वो एग्ज़ैक्टली कहाँ है, वो अभी हम देख पाते हैं, कहाँ पे एग्ज़ैक्टली हमारा पैकेज है। लेकिन ये जो पहले वाला है कि एग्ज़ैक्टली मतलब कौन-सा कपड़ा उसमें यूज़ हो रहा है और क्या कुछ यूज़ हो रहा है, वो अभी हमें पता नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में जो भी हम मिंत्रा थ्रू ड्रेस ऑर्डर करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? क्योंकि मिंत्रा ने उनका पूरा जो ट्रैकिंग का सिस्टम है वो शिफ्ट कर रहा है और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाले हैं इसके लिए। सो ये बहुत बड़ा मतलब फैशन स्टोर है मिंत्रा और वहां पे भी ब्लॉकचेन अभी यूज होने वाला है। उसका अगर आपको कंप्लीट केस स्टडी देखना है ना तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब एग्जैक्ट कैसे होगा। ओके, सो वो भी आप देख सकते हो। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस प्लीज, कोई कंफर्म करेगा वेदर द स्क्रीन इज विजिबल? यस, कोई अनम्यूट करके बताएगा वेदर द स्क्रीन इज विजिबल? सिद्धि, आर यू देयर? Yes, ma'am. यस, ओके, Yes, ma'am. It is visible. यस, थैंक यू। सो अगर हम मिंत्रा की वो साइट देखते हैं तो यहाँ पे ना आपको कंप्लीट उसकी डिटेल्स मिलेंगे। ओके, सो ये एक ब्लॉग ब्लॉग है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो मिंत्रा फॉलो करने वाला है वो यहाँ पे है। ओके, पर्पसली आई एम शोइंग दिस। ओके, सो जो कुछ भी है ना, सी पब्लिश्ड इन मिंत्रा इंजीनियरिंग। सो कैसे होगा मिंत्रा पे जो सिस्टम, ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम आने वाली है वो कैसी होगी, उसका ये पूरा आर्टिकल है। ओके, सो ऐसे सारे आर्टिकल्स भी अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। ओके, सो मिंत्रा मिंत्रा इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। ओके, ये तो हुआ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डोमेन में ब्लॉकचेन का यूज है वो हमने देखा। सप्लाई चेन छोड़ के और कहीं पे ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है? तो हाँ, ओके, इस्तोनिया। इस्तोनिया ना एक बहुत छोटी यूरोपियन कंट्री है और ये कंट्री ना बहुत स्पेशल है। ये कंट्री बहुत स्पेशल है क्यों पता है? क्योंकि इस्तोनिया, आप अगर आप इंडिया में यहाँ पे रह रहे हो तो भी आप इस्तोनिया के रेसिडेंट हो सकते हो। ई रेसिडेंसी अंडर देयर ई रेसिडेंसी प्रोग्राम आप उनके सिटी आप वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो और इस्तोनिया से रिलेटेड, उस कंट्री से रिलेटेड आप वहाँ पे कोई बिजनेस कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है और ये सब कुछ जो भी पॉसिबल है उसके लिए उनकी जो सिस्टम बनी है वो सिस्टम बेसिकली ब्लॉकचेन पे बनी है। सो ब्लॉकचेन बेस security and authenticity of digital identities, ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ओके, सो किसी को भी अगर वहाँ का रेसिडेंट होना है, ई रेसिडेंट होना है तो वो पॉसिबल है क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। दुबई दुबई तो प्लान कर रहा है कि उनकी गवर्नमेंट
फर्स्ट ब्लॉकचेन पावर्ड गवर्नमेंट हो, मतलब जो भी गवर्नमेंट पे सारे ऑपरेशंस हो वो सारे ट्रांसपेरेंट हो, और वो ट्रांसपेरेंट अगर करने हैं तो ब्लॉकचेन बेस उनकी सारी सिस्टम होनी चाहिए। सो दुबई दुबई इज प्लानिंग फॉर दैट। उसके बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया जो कंट्री है उसमें जो भी लैंड रजिस्ट्री है, जो कुछ भी कोई लैंड ले रहा है, बेच रहा है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन सारी है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रहा है। सिंगापुर, सिंगापुर सो सिंगापुर में सिंगापुर भी फिर बहुत छोटी कंट्री है, और सिंगापुर का यह है कि वहां पे एक्चुअली खेती नहीं होती है। ओके, लेकिन सिंगापुर में जो भी मतलब लोग है वो सारे जो फूड आइटम्स है वो सारे इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग जो कंट्री से उनके पास आता है। तो वहां पे ये सब जो ट्रेडिंग होता है ना, वो सारा ट्रेडिंग ब्लॉकचेन पे लाने के लिए सिंगापुर कंट्री ट्राई कर रही है। सो जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो कुछ भी ग्लोबल ट्रेडिंग से रिलेटेड सब है, वो पूरा ब्लॉकचेन पे वो अभी लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद एक और कंट्री, वेस्ट वर्जीनिया। सो वेस्ट वर्जीनिया उन्होंने एक्चुअली मोबाइल ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल वोटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट की है। जो भी उनके सोल्जर्स है वो कहीं और है, और जो वो वोट करने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन उनका वोटिंग रिकॉर्ड तो करना है, और वो कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल बेस्ड उन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। सो जो भी सोल्जर्स वहां पे है, जो कहीं और भी गए हैं, तो वो वोट दे सकते हैं, उनका बहुमूल्य वोट वो देकर वोटिंग सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वो सब पॉसिबल है क्योंकि वर्जीनिया ने ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट की है। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जो ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज में है, और वो कंट्रीज उसका यूज कर रहे हैं। इंडिया में क्या रोल है ब्लॉकचेन का? ओके, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो अभी ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। वो जो प्रोजेक्ट है वो अभी पायलट स्टेज में है। जल्दी हम शायद ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम पे वोट करते रहेंगे। ओके, आधार आधार कार्ड सबका होगा। आधार नंबर आपको पता होगा, बहुत जगह पे जहाँ पे भी हम कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट करते हैं तो हमें आधार नंबर देना पड़ता है, या फिर हमारा आधार कार्ड एज अ प्रूफ उन्हें देना पड़ता है। सो आधार कार्ड सबके पास मैंडेटरी ही है अभी, और आधार नंबर तो सबके पास है जो हम एज अ प्रूफ केवाईसी के लिए देते हैं। ओके, लेकिन ये जो सारी इंफॉर्मेशन अभी स्टोर्ड है वो सेंट्रलाइज स्टोर है। गवर्नमेंट के पास इसके सारे जो इंडिया के सिटीजन है, उनके जिनके आधार कार्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास स्टोर्ड है। इसका मतलब वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे कहीं स्टोर है। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि आधार की इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मतलब लीक हो गई, ये हुआ, ऐसे हुआ, बहुत बार न्यूज आई है। ओके, तो जो अभी सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी का इशू है। सेंट्रलाइज सिस्टम है तो सिक्योरिटी का इशू है ही, इसकी वजह से फिर हम ब्लॉकचेन लेते हैं क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो अभी गवर्नमेंट एक्चुअली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, आधार 2.0, और आधार का जो अपग्रेडेड वर्जन आएगा वो जो सिस्टम होगी वो ब्लॉकचेन पे रहेगी। ओके, उसके बाद टी ब्रांड ऑफ इंडिया। ओके, जो भी आपका टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी सारे सप्लाई चेन है उसके, वो भी ब्लॉकचेन पे आने वाले। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में बैठ के अगर मैं दार्जिलिंग का कोई फेमस चाय मैं वहां से लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है, मेरे हाथ में ऑनलाइन ले रही हूँ और मुझे नहीं पता है कि मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट आया है वो एक्चुअली दार्जिलिंग का है ही या वो कोई फेक प्रोडक्ट है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे पाता है करंटली। लेकिन जब ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे रहेगी तो एग्जैक्टली मेरे पास दार्जिलिंग से ही महाराष्ट्र में मैं जहाँ पे हूँ वहां तक मेरे पास वो प्रोडक्ट आया है, वो करेक्ट है, वो ऑथेंटिकेट है, वो प्रूव हो जाएगा। राइट, सो टी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी जो टी सप्लाई चेन है और स्पेशली फॉर दार्जिलिंग टी, सो वो प्रोजेक्ट अभी पायलट स्टेज में है।
उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है जो हम आगे जाके देखने वाले भी है कि वो अभी ब्लॉकचेन पे है इंडिया में। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे स्टोर रहेंगे। वो प्रोजेक्ट एक्चुअली चल रहा है। इवन महाराष्ट्र हमें जो भी कोविड सर्टिफिकेट मिला था, जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया है और वो सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है कि यस इन लोगों ने वो कोविड वैक्सीन लिया है, वो जो सर्टिफिकेट जो आ रहा था ना, वो जो सर्टिफिकेट आ रहा है वो ब्लॉकचेन के सिस्टम थ्रू ही आ रहा था। ओके, और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि सिंगापुर में जो भी ट्रेडिंग होने वाला है वो सारा ही ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। ओके, सो इंडिया सिंगापुर ट्रेड जो भी होगा वो प्रोजेक्ट पे अभी इंडिया वर्क कर रहा है। सो ये कुछ अलग डोमेन में से मैंने एप्लीकेशंस बताए। यहाँ पे और कोई और कुछ नए डोमेन है जहाँ पे ब्लॉकचेन के यूज केसेस है। हेल्थ केयर, मैंने आपको फाइजर का एग्जांपल अभी दिया, वैसे ही मेड्रेक करके एक है, जो भी मेडिसिन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो कौन कंज्यूम कर रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे रहेगा। ओके, कोई पेशेंट है, पेशेंट की कोई हिस्ट्री है, वो सारी हिस्ट्री ही ब्लॉकचेन पे स्टोर रहेगी। तो इसका मतलब किसने क्या डायग्नोज किया था, उसको क्या ट्रीट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे सिक्योर्ड स्टोर्ड रहेगी। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में भी ब्लॉकचेन सिस्टम का यूज होने वाला है। सीमेंस और ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज है वो एक्चुअली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे उसका ज्यादा नीड है, वो वहां पे सप्लाई करनी है, कितना शॉर्टेज है, ये सारा रिकॉर्ड है ना ब्लॉकचेन पे आएगा। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेंटेनेंस वो सब जो है ना वो पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ओके, उसके बाद एक अलग सा यूज केस आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो प्रजातियां है बर्ड्स की, एनिमल्स की, वो अभी लुप्त हो रही है। वो बहुत सारी प्रजातियां लुप्त होने वाली है। सो ऐसे बहुत सारे कुछ प्रजातियां है, उसके बहुत कम, मतलब अगर टाइगर अगर हम कंसिडर करते हैं तो टाइगर बहुत कम टाइगर अभी अवेलेबल है। और अगर हम उन्हें सेव नहीं करते हैं तो शायद कुछ सालों बाद किसी को टाइगर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो टाइगर, जो बाघों की संख्या है वो बहुत कम है और उन्हें हमने प्रिवेंट नहीं किया। ओके, उस प्रजाति के लिए हमने कुछ नहीं किया तो आगे जाकर शायद आफ्टर 20-30 इयर्स टाइगर किसी को भी सिर्फ बुक्स में या फिर पिक्चर्स में देखने को मिलेगा कि ऐसे टाइगर हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अभी विलुप्त होने वाली है। सो उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है। ऐसे जो भी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनके सारे एक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, और वो सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे होगी और उनको सेव करने के लिए उसके ऊपर से एक्शंस लिए जाएंगे। ओके, ये भी अलग एक डोमेन हमने देखा। वैसे ही एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे भी ब्लॉकचेन का यूज होने वाला है। ओके, अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं तो कौन से आर्टिस्ट ने एग्जैक्टली क्या नया प्रोड्यूस किया है, कौन सा क्या काम किया है उसने, और उसका जो उसने नया कुछ काम किया है उसके ऊपर उससे रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट किए। सो आर्बिट ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट है जो वो एक्चुअली जो कोई म्यूजिशियन है उसने वो काम किया है, उसे उसका रिवॉर्ड मिलता है। और जो काम किया है, जैसे काम किया है वो देख के उसे वो रिवॉर्ड मिलता है। सो ऐसी सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, सो अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अलग अलग जगह पे ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं या फिर आगे जाकर वो यूज होंगे। इंडिया ने अनाउंस किया है स्मार्ट सिटी के लिए, राइट? सो बहुत सारे सिटीज उन्होंने डेवलप करने वाला है अंडर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव। सो
बेसिकली स्मार्ट सिटी के क्या रिक्वायरमेंट है, तो हेल्थ केयर के फैसिलिटीज अच्छे होने चाहिए वहाँ पे एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट कभी नहीं होनी चाहिए, जो भी रिसोर्सेस है इलेक्ट्रिसिटी पानी जो भी है वो सब वहाँ पे मिलना चाहिए, राइट। अगर मुझे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है तो मैं इजीली वहाँ पे जा पाऊँ, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। सो ये सारे नीड्स है हमारे साइबर सिक्योरिटी के, और ये सारे पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। जो कुछ भी हेल्थ केयर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट में अभी क्या कंडीशन है उससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन, एनर्जी ट्रैकिंग, सिक्योरिटी, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कुछ भी वहां पे कम्युनिकेशन होगा वो सब आपका स्टोर हो सकता है, और उसके ऊपर स्टोर करने के लिए हम ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। ओके, सो स्मार्ट सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे रहेंगे। ओके, सो अगर ये डायग्राम आप देखते हो तो इंडिया का मैप है, और जहां पे भी ये जो ब्लू कलर में स्टेट्स है, ओके, उसका मीनिंग ये है कि दीज स्टेट्स आर वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। ओके, सो ये सारे जो स्टेट्स है ना उसके अंदर ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। ओके, सो टॉप 3 यूज केसेस कौन से हैं, तो टॉप 3 यूज केसेस है लैंड रजिस्ट्री सिस्टम, फार्म इंश्योरेंस एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ओके, सो लैंड रजिस्ट्री मैंने अभी आपको बताया, राइट, कि कोई भी अगर मैं लैंड ले रही हूँ, कोई प्लॉट में ले रही हूँ या बेच रही हूँ, खेती की जमीन में अगर ले रही हूँ या बेच रही हूँ, फ्लैट कोई घर अगर मैं ले रही हूँ या बेच रही हूँ, उसका जो भी रिकॉर्ड है वो सब ब्लॉकचेन पे रहेगा। सो बहुत सारे स्टेट से इस पे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट एक्चुअली ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो पर्टिकुलर लैंड का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का ओनर कौन है वो पॉसिबल है इजीली पता करना। ओके, और वो जो इंफॉर्मेशन है ना वो सेफ रहेगी, वो इंफॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होगी, या फिर कोई किसी को बोल के किसी को पैसे दे के वो इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे सिस्टम आपके ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन पे सिस्टम है तो ब्लॉकचेन के जो सारे प्रॉपर्टीज हमने पहले ही देखे ना वो सारे उस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। वैसे ही फार्म इंश्योरेंस, सो फार्म का अगर इंश्योरेंस लिया है और अगर कुछ नेचुरल कलामिटी आती है, बाढ़ आती है, पूरा जो था वो सब अगर चला जाता है, या फिर ऐसे कोई जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, नेचुरल कलामिटीज या कुछ होता है, तो उस केस में फार्म का अगर इंश्योरेंस है तो गवर्नमेंट या फिर कोई वो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर फार्मर को वो पे कर सकती है, और वो जो रहेगा मतलब वो डायरेक्टली फार्मर को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ओके, ये सब पॉसिबल है ब्लॉकचेन सिस्टम की वजह से। डिजिटल सर्टिफिकेट्स मैंने अभी बताया, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशन क्या हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट, 10th 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स एक्चुअली स्टोर होंगे, और वो इजीली कोई भी कहाँ से भी वेरीफाई कर पा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया है, और आपने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपने आपके जो सर्टिफिकेट्स है, डिग्री सर्टिफिकेट, आपके जो भी कोर्स सर्टिफिकेट्स वगैरह है, वो अगर आपने वहां पे दिए हैं तो वो पर्सन वो इजीली वेरीफाई कर पाएगा अगर ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके ब्लॉकचेन पे स्टोर है तो ये टॉप 3 यूज केसेस है जिस पे एक्चुअली वर्क चल रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन है। सो बहुत सारा गवर्नमेंट एक्चुअली ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे ये ला रहा है, प्रोजेक्ट्स ला रहा है। ओके, अगर आप ये साइट देखते हो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, और ये सारी साइट जो मेंटेन
कर रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। सो जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे है। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो कितने प्रोडक्ट्स है, कितने कंट्रीज, कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे है, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है और ये डेटा अपडेटेड है 14 फेब तक, मतलब कल तक का ये डेटा अपडेटेड है। अगर आपको यहाँ पे देखना है ना तो बाकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, मतलब ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन, कौन से टाइप है, ब्लॉकचेन के फीचर्स क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म है, अलग अलग केस स्टडीज जो है, लैंड रजिस्ट्रेशन जो अभी मैंने आपको बताया, अगर आप वहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो लैंड रिकॉर्ड कैसे स्टोर होगा, उसके उस सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, उस सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस है और जो प्रपोज सिस्टम है उसका बेनिफिट किसको क्या होने वाला है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो ऐसे बहुत सारे, अगर रिमोट वोटिंग है तो वो रिमोट वोटिंग से रिलेटेड, वोटिंग कैसे होगा, ओके, तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत सारे स्टेट में एक्चुअली यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन्होंने रिकॉर्ड किए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो डॉक्यूमेंट्स में हम गए और यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है कि सर्टिफिकेट चेन, डॉक्यूमेंट चेन, प्रॉपर्टी चेन, जुडिशरी चेन, वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम प्रॉपर्टी चेन देखते हैं, जो मैंने अभी आपको लैंड रिकॉर्ड के लिए ब्लॉकचेन कैसे यूज होता है वो बताया, तो झारखंड, कर्नाटका, देखो पुडुचेरी, ये अलग अलग जो स्टेट्स है और उनके कितने रिकॉर्ड्स अभी ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है वो भी यहाँ पे दिया है। देखो कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अंडर तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे आए हैं। इसका मतलब बहुत सारे जगह पे सर्टिफिकेट चेंज करते हैं, तो मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इट इज वर्किंग ऑन दिस। ओके, सो ब्लॉकचेन से रिलेटेड उनके ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ओके, अलग अलग जो स्टेट्स है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन इस साइट पे अवेलेबल है। सो कहना ये था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके ब्लॉकचेन पे आए हैं या फिर वो पायलट स्टेज में है। पायलट स्टेज में है इसका मतलब छोटे इस पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करके टेस्ट किया है और अभी वो सबके लिए जल्दी ही अवेलेबल होगा। सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडियन गवर्नमेंट के आने वाले हैं। सो इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली आगे आने वाली है। ओके, और हमें अगर उससे रिलेटेड, हमें उसमें काम करना है, उससे रिलेटेड अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें ये जो बेसिक नॉलेज है ना ब्लॉकचेन से रिलेटेड वो हमें होना चाहिए। ओके, वैसे ही एक डिफाई है। सो डिफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ओके, शायद आप लोगों ने स्टडी किया होगा या फिर आगे जाकर आपके कोर्स पे ये पार्ट होगा जो आप स्टडी करोगे। ओके, सो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो पहले वाला जो फाइनेंस था ना वो आपका सेंट्रलाइज फाइनेंस था। सेंट्रलाइज फाइनेंस इसका मतलब, अगर मैं मेरे फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो कैसे होता है, अगर मैं मेरे फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेरा जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में पहले, वो बैंक पहले चेक करेगी कि मेरे पास उतने पैसे अवेलेबल है क्या। फिर वो पैसे अगर अवेलेबल है तो वो बैंक भी कोई थर्ड पार्टी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जैसे पेपाल, मास्टर कार्ड जैसे कंपनीज है, उनकी सर्विसेज अवेलेबल यूज करके उस बैंक में से मेरे फ्रेंड का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक में वो पैसे जाएंगे मेरे फ्रेंड के अकाउंट के लिए, और ऐसे जाकर वो पैसे ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन अगर ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है, क्योंकि बैंक के ऊपर डिपेंड है। अगर बैंक रिजेक्ट करती है कि आपके पास उतने पैसे ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते,
राइट। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गए, लेकिन वही ट्रांजैक्शन यही सब डिसेंट्रलाइज, अगर ये ब्लॉकचेन पे आता है तो फिर वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होगा। और फिर यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ना, हमें पेपाल, मास्टर कार्ड, बैंक, इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। मुझे अगर मेरे मुझे मुझे दिख रहा है कि मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं, मुझे मेरे फ्रेंड को ट्रांसफर करने हैं, मैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर करूंगी और वो ट्रांजैक्शन आपका वैलिडेट होगा ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, सो कौन सा कंसेंसस एल्गोरिथम यूज किया, उसके वजह से वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगा, जो भी एल्गोरिथम है, जो भी मेथड है, उससे वो वैलिडेट होगा और रिसीवर को पैसे मिलेंगे। सो यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी की एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये जो है वो आपका जो फाइनेंस है वो शिफ्ट हुआ है और वो ब्लॉकचेन के ऊपर आया है। सो जब भी फाइनेंस सिस्टम आपकी ब्लॉकचेन पर ऊपर आती है, तब हम उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। वैसे ही डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और उससे रिलेटेड एक टर्म है एक्चुअली सीबीडीसी। सो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे कंट्रीज के जो करेंसी है, कुछ ही दिनों में ब्लॉकचेन पे आने वाली है। और वो जब आएगी तब हम उसे सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी करके बुलाएंगे। ओके, सो इंडिया का भी उसके ऊपर काम चल रहा है। और अभी लास्ट ईयर ही एक प्रोजेक्ट आरबीआई ने अनाउंस किया था, और वो प्रोजेक्ट बेसिकली किसानों के लिए है। सो किसानों को जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है ना, वो सीबीडीसी थ्रू आएगा। ओके, सो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हो, हाँ, क्रिप्टो करेंसी नहीं, पैसे जो आप पैसे भी किसी को दे रहे हो, वो सारे पैसे, सारे ट्रांजैक्शंस आपके ब्लॉकचेन पे स्टोर रहेंगे। ओके, सो ये सिंबल है जो ई रुपी और डिजिटल रुपी का जो सिंबल है ना, और इस उसका ये लोगो है, कैश बट नॉट डिजिटल। सो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, हमारा रेगुलर जो पैसा है वो ही है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है। सो दैट इज सीबीडीसी, लेकिन वो रहेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। सो वो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, उससे रिलेटेड भी, मतलब सीबीडीसी पे सब जो आएगा वो ट्रांजैक्शंस कैसे होगा, उससे रिलेटेड मटेरियल आपको नेट पे अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप वो सारे देख सकते हो। सीबीडीसी में ना तीन अलग अलग टाइप्स है, एक तो रिटेल सीबीडीसी, होलसेल सीबीडीसी एंड हाइब्रिड सीबीडीसी। सो रिटेल सीबीडीसी क्या है, अगर मैं मेरे फ्रेंड को पैसे सेंड कर रही हूँ और वो सीबीडीसी थ्रू हो रहा है, तो वो है रिटेल सीबीडीसी। ओके, वैसे ही एक कंसेप्ट है होलसेल सीबीडीसी। सो एक बैंक दूसरे बैंक को जो पैसे सेंड करेगी, वो एप्लीकेशन कंसीडर होगा होलसेल सीबीडीसी में। और नेक्स्ट है हाइब्रिड सीबीडीसी। सो हाइब्रिड सीबीडीसी ना, रिटेल सीबीडीसी एंड होलसेल सीबीडीसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। अगर एग्जांपल देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसमें उन्हें एक्चुअल, जो कंसिडर करो किसान है, किसानों को उन्हें कुछ देना है, राशन देना है या पैसे देने हैं या कुछ स्कीम के अंदर सब्सिडीज देने हैं। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वहां पे जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स भी आएंगे, और जो किसान है या हमारे जैसे लोग हैं, वो सब भी मतलब उस सिस्टम का पार्ट बनेंगे। तो बैंक भी और बाकी जो सब लोग हैं वो भी अगर उस सिस्टम का पार्ट है, देन इट इज अ हाइब्रिड सीबीडीसी। सो ऐसे सीबीडीसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और यहाँ पे ये स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे सीबीडीसी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में सीबीडीसी कौन से कंट्रीज है और सारे कंट्रीज का क्या स्टैंड है सीबीडीसी के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि ये कंट्रीज का रिसर्च चल रहा है कि अगर उनके कंट्री में सीबीडीसी, मतलब ब्लॉकचेन बेस्ड उनकी करेंसी अगर उन्हें लाना है,
तो फिर क्या कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो उनका रिसर्च चल रहा है, मतलब ये सारे कंट्रीज वो सोच रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है पायलट स्टेज। सो पायलट स्टेज में भी क्या है वो दिखाया है, ओके। जहाँ पे एक्चुअली लॉन्च हो गई है सीबीडीसी, एक दो ही कंट्रीज है लेकिन लॉन्च हो भी गई है, और कुछ कंट्रीज है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। सो बहुत सारे कंट्रीज वर्ल्ड वाइड उनके जो करेंसी है वो करेंसी आगे जाकर सीबीडीसी पे जाएंगे, मतलब ब्लॉकचेन बेस ही रहेगा। जो सारे ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ही स्टोर रहेगी। और इतने सारे कंट्रीज है जो एक्चुअली सीबीडीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले 10-15 साल में सारे ही कंट्रीज के जो ट्रांजैक्शंस है, सारे ही ट्रांजैक्शंस वो ब्लॉकचेन पे स्टोर है। अ, मैंने आपको अभी एक टाइप बताया, सीबीडीसी के दो टाइप है, राइट, रिटेल एंड होलसेल। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि कौन से कंट्री में कितने प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं, और वो भी रिटेल ब्लॉकचेन में। रिटेल ब्लॉकचेन मतलब कॉमन पीपल के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी होंगे, वो रिटेल सीबीडीसी में आता है, राइट। सो रिटेल सीबीडीसी में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये डेटा है। ये जो रेड लाइन है ना, वो लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर। और हाँ, एक बात, इंडिया टॉप 10 कंट्री में सबसे आगे है। इसका मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट है, ओके। और वो सारे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट जो यहाँ पे नंबर दिखा रहा है वो रिटेल सीबीडीसी के दिखा रहा है। सो लास्ट ईयर इंडिया में 46 रिटेल सीबीडीसी के ऊपर प्रोजेक्ट है, और हाँ, ईयर 22 में। और अगर आप देखते हैं ईयर 23 में, तो ये 82 हुआ है। जितने भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में रिटेल सीबीडीसी में, उसमें टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया है, और सबसे टॉप पोजीशन पे एक्चुअली इंडिया है। और अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है ना, वो नंबर आगे के दिनों में बढ़ते ही जाने वाला है। जैसे रिटेल सीबीडीसी के प्रोजेक्ट्स है, वैसे ही होलसेल सीबीडीसी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली है। ये सारे कंट्रीज हैं, उनका ये स्टेटस है, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक्चुअली अभी अवेलेबल है, या फिर जिसके ऊपर काम चल रहा है, ओके। अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ये अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर एंड फूड, देन Um, एनर्जी सेक्टर। हेलो, यस सर, हेलो। ma'am, yes, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry to disturb you. हाँ, हाँ हाँ, हाँ, मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यस सर। पर अभी हमें ये सेशन एक्चुअली समाप्त करना होगा, क्योंकि इन ओके लोग ओके, का दो फाइन बजे से दूसरा एक सेशन है। तो फाइन सर। we'll have to give them some break. I mean, the ओके, नो इशू। session कितना is going टाइम है on, मेरे बहुत अच्छा पास सेशन अभी? जा रहा था, बट ओके, नो इशू ऑलरेडी सर, 150 कितने हो टाइम? चुका है। हाँ, तो 2 मिनट। हाँ मैम, हाँ 2 मिनट। वी कैन ओपन फॉर Q&A, अगर एक दो सवाल अगर बच्चे के हैं तो वी कैन Fine, fine. So just we'll answer take the those questions from the questions and we students. can. Okay, I will just open this slide. Okay, so yes, students, आगे आपको जाकर इतने सारे opportunities blockchain में है। ओके, अगर आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल पर्सन भी हो, तो इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ऑलरेडी मतलब है मार्केट में अवेलेबल। और अभी आपका अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। So sure, I like to continue with this topic anytime afterward. श्योर मैम, कोई और दिन आपका समय लेके हम इस टॉपिक पे और Yes, करेंगे। yes. Okay. अ, बच्चों अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। किसी ने पूछा कि लिमिटेशंस ऑफ ब्लॉकचेन क्या है। ओके, से ब्लॉकचेन के एज सच बहुत लिमिटेशन नहीं है। ब्लॉकचेन बेसिकली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, राइट। सो लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर ब्लॉकचेन सिस्टम अगर आपने स्टडी की है